Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the third chapter that is thinking out of the box, literal thinking from your book A Rainbow of English for class 12 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए करते हैं इस लेसन को हिंदी में। Many years ago in small Indian village a farmer had a misfortune of owing a large sum of money to a village moneylender. कई साल पहले एक छोटी सी भारतीय गांव में किसान को गांव के साहूकार को बड़ी रकम जो थी उससे उसने लोन पर ली थी। द मनी लेंडर हु वॉज ओल्ड एंड अगली, वो जिम्मेदार जो कि जो साहूकार जो कि बूढ़ा था और कुरूप था। फैंसीड द फार्मर्स ब्यूटीफुल डॉटर, वो किसान की सुंदर बेटी को देखकर जो उसकी ओर आकर्षित हुआ। सो ही प्रपोज्ड अ बार्गेन, इसलिए उसने एक सौदेबाजी की। ही सेड ही वुड फोरगो द फार्मर्स चैप इफ़ ही कुड मैरी द फार्मर्स डॉटर, और फिर उसने कहा कि अगर वह किसान की बेटी से शादी कर लेता है तो वह किसान का कर्ज जो है वो माफ़ कर देगा। बोथ द फार्मर एंड हिज डॉटर वर हॉरिफाइड बाय द प्रपोजल। फार्मर जो था, किसान जो था और उसकी जो बेटी थी, वो दोनों ही उसके इस प्रस्ताव से जो थे वो डर गए थे। प्रपोजल मीन प्रस्ताव। सो द कनिंग मनी लेंडर सजेस्टेड दैट दे लेट प्रोविडेंस डिसाइड द मैटर। तो चालाक साहूकार ने सुझाव दिया कि वो प्रोविडेंस को मामले का फैसला करने दे। ही टोल्ड देम दैट ही वुड पुट अ ब्लैक पेबल एंड अ वाइट पेबल इनटू एन एम्प्टी मनी बैग। उसने कहा कि वो एक जो मनी बैग होगा, एक खाली पैसे की थैली में एक काला कंकड़ और एक सफ़ेद कंकड़ जो है वो डालेगा। देन द गर्ल वुड हैव टू पिक वन पेबल फ्रॉम द बैग, और फिर लड़की को उस थैले में से एक कंकड़ जो है वो उठाना पड़ेगा। इफ़ शी पिक द ब्लैक पेबल, अगर वो काला कंकड़ उठाती है, शी वुड बिकम हिज वाइफ, तो वो वह उसकी पत्नी बन जाएगी। एंड हर फादर्स डेब्ट वुड बी रिटन ऑफ, और उसके पिता का कर्ज जो है वो माफ़ हो जाएगा। इफ़ शी पिक्स द वाइट पेबल, और अगर वो सफ़ेद कंकर उठाती है, शी नीड नॉट मैरी हिम, तो फिर उसे उस बुढ़े से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड हर फादर्स डेब्ट वुड स्टिल बी रिटन ऑफ, लेकिन उसके जो पिताजी हैं उनका जो कर्ज है फिर भी जो है माफ़ कर दिया जाएगा। बट इफ़ शी रिफ्यूज़ टू पिक अ पेबल हर फादर वुड बी थ्रोन इनटू जेल, लेकिन अगर उसने कंकर लेने से या निकालने से इनकार कर दिया तो उसके पिताजी को जेल में डाल दिया जाएगा। They were standing on a pebble-strewn path in the farmer's field, और वे किसान के खेत में कंकर से भरे हुए रास्ते जो था उस पे खड़े हुए थे। एज द टॉक्ड, जैसे वो बात कर रहे थे, द मनी लेंडर बेंट ओवर टू पिक अप टू पेबल्स, जो मनी लेंडर था, जो साहूकार था, वो दो कंकर उठाने के लिए झुका। एज ही पिक्ड देम अप, जैसे ही उसने उन्हें उठाया, द शार्प आइड गर्ल नोटिस दैट ही हैड पिक्ड अप टू ब्लैक पेबल्स एंड पुट देम इनटू द बैग। तो जो वो तेज तरार लड़की थी, ठीक है, उसने देखा कि उसने दो जो काले कंकर उठाए थे और उनको बैग में डाल दिया था। He then asked the girl to pick a pebble from the bag, और फिर उसने कहा लड़की को कि वो थैले में से उस कंकर को निकाले। Now imagine you were standing in the field, अब आप ये सोच कर देखिए कि आप फील्ड में उस खेत में खड़े हुए हैं। What would you have done if you had been the girl? आप क्या करते हैं अगर आप लड़की की जगह होते हैं, यानी कि आपने देख लिया था कि वो जो साहूकार था वो चालाकी कर रहा था, तो आप क्या करते? इफ़ यू हैड टू एडवाइज हर व्हाट वुड यू हैव टोल्ड हर, तो क्या कहते कि आप उसको क्या सलाह देते अगर आपने उसको कोई सलाह देनी होती कि हाँ इसके साथ ऐसा कर। केयरफुल एनालिसिस वुड प्रोड्यूस 3 पॉसिबिलिटी, और कहते सावधानी पूर्वक विश्लेषण 3 संभावनाएं पैदा करेगा। कौन कौन सी संभावनाएं? द गर्ल शुड रिफ्यूज टू टेक अ पेबल,
पहली संभावना तो ये है कि जो लड़की है उसको कंकर लेने से मना कर देना चाहिए। द गर्ल शुड शो दैट देयर वर 2 ब्लैक पेबल्स इन द बैग एंड एक्सपोज द मनी लेंडर एज अ चीट। और जो लड़की है उसको जो है ये दिखा देना चाहिए कि बैग में 2 काले कंकर थे और साहूकार को धोखेबाज के रूप में बेनकाब करना चाहिए था। द गर्ल शुड पिक अ ब्लैक पेबल, लड़की को काला कंकर उठाना चाहिए एंड सेक्रीफाइस हर सेल्फ इन ऑर्डर टू सेव हर फादर फ्रॉम डेथ एंड इम्प्रिजमेंट। और लड़की को काला कंकर उठा लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो काला कंकर उठाती तो क्या होता, उसको उससे शादी करनी पड़ती, लेकिन इसके बदले में उसके पापा जो थे उनका कर्ज माफ़ हो जाता और उन्हें जेल भी ना होती। टेक अ मोमेंट टू पॉन्डर ओवर द स्टोरी, कहते कि कहानी पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। द अबव स्टोरी यूज्ड विद द होप दैट इट विल मेक अस अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन लिटरल एंड लॉजिकल थिंकिंग। और कहते कि उपरोक्त कहानी का उपयोग इस उम्मीद के साथ किया जाता है कि हमें पार्श्व और तार्किक सोच के बीच के अंतर की सराहना करनी होगी। The girl's dilemma cannot be solved with the traditional logical thinking। जो पारंपरिक तरीकों से जो है लड़की के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता था। थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज इफ शी चूजेस द अबव लॉजिकल आंसर्स, कहते कि उन परिणामों के बारे में सोचे यदि वह उपरोक्त लॉग उत्तरों को चुनती है। जो पहले हमने 3 ऑप्शंस दिए हैं, और वो 3 ऑप्शंस क्या थे कि या तो वो जो ब्लैक पेबल है पेबल को उठाने से मना कर देगी, या फिर वो क्या करेगी, वो बता देगी कि ये मनी लेंडर जो है चालाकी कर रहा है, उसको एक्सपोज कर देगी, या फिर वो काला कंकर उठाएगी, कुर्बानी करेगी, अपने पापा के कर्ज को जो है वो ख़त्म करवा देगी और उसे जेल से भी बचा लेगी। तो कहते कि क्या होता अगर उसको इन तीनों में से मतलब कुछ करना होता तो व्हाट वुड यू रेकमेंड द गर्ल टू डू, आप उस लड़की को क्या करने की सलाह देंगे। दिस इज़ व्हाट द गर्ल एक्चुअली डिड, वास्तव में लड़की ने यही किया। द गर्ल पुट हर हैंड इनटू द मनी बैग एंड ड्रू आउट अ पेबल। अब लड़की ने उस पैसे के थैले में जो अपना हाथ डाला और एक कंकर उठाया, विदाउट लुकिंग एट इट, और उसने इसकी तरफ देखा भी नहीं। शी फम्बल्ड एंड लेट इट फॉल ऑन टू द पेबल स्टोन पाथ वेयर इट इमीडिएटली बिकेम लॉस्ट अमंग ऑल द अदर पेबल्स। और कहते कि उसने कंकर बिखरे हुए पैप पर गिरने दिया। वो जो कंकर वाला जो पाथ था, ठीक है, रास्ता था, उस पर उसने उस पेबल को गिरा दिया, और वो पेबल जब उसमें गिरा तो वो उनमें मिक्सअप हो गया और गुम हो गया। ओह हाउ क्लमजी ऑफ मी। और फिर लड़की क्या कहती है, क्लमजी मीन्स अनाड़े, कहती मैं कितनी अनाड़े हूँ। शी सेड, उसने कहा, बट नेवर माइंड, पर कहती कोई बात नहीं। If you look into the bag for the one that is left, you will be able to tell which pebble I picked। और फिर वो बड़ी चालाकी से कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे हाथ में से एक कंकर गिर गया है, आप अब बैग में चेक कर सकते हो कि किस कलर का कंकर उसमें बचा है। Since the remaining pebble is black, अब क्योंकि उसमें ब्लैक पेबल बचा हुआ है, इट मस्ट बी अज्यूम्ड, ये मान लिया जाएगा, दैट शी हैड पिक्ड द वाइट वन, कि उसने जो सफ़ेद कंकर उठाया था, क्योंकि साहूकार के अकॉर्डिंग तो यही था ना कि एक काला कंकर और एक सफ़ेद कंकर जो है वो उस बैग में होगा। ठीक है, अब लड़की ने चालाकी से क्या किया, उसको पता था कि इसने दोनों काले कंकर डाले हैं, तो वो कुछ भी नहीं बोली, ना उसने उसको एक्सपोज करने की कोशिश की, ना उसने जो थे हथियार डाले उस सिचुएशन के सामने कि ये हार नहीं मानी। ठीक है, लेकिन उसने कंकर को उठाया, जानबूझ के उसे उस पेबल वाले रास्ते पे डाला और उसको मिक्सअप कर दिया, और फिर प्रिटेंड किया कि उसे जो है गलती से वो गिर गया है, कि कोई बात नहीं, दोबारा चेक कर लेते हैं बैग में कौन सा कंकर पड़ा है। एंड सिंस द मनी लेंडर डेयर्स नॉट एडमिट हिज डिसऑनेस्टी, और अब जो साहूकार था वो इस चीज़ को
नहीं मान सकता था कि उसने डिसऑनेस्टी की है। डिसऑनेस्टी क्या की थी उसने ये डिसऑनेस्टी की थी कि उसने उसमें अपने वादे के अनुसार एक काला और सफ़ेद कंकर ना डाल के दोनों ही काले कंकर डाले थे। ठीक है, क्यों डाले थे दोनों ही काले कंकर? क्योंकि अगर वो कोई भी उठाएगी तो वो काला कंकर ही जो माना जाएगा। उसने ये शर्त लगाई थी कि जब कंकर उठाएगी तो थैले को खोलेगी नहीं, बिना देखे उसको वो कंकर उठा लेगी। अब उसके हाथ में काला ही आता क्योंकि वाइट तो उसने डाला नहीं था, और उसकी शर्त के अकॉर्डिंग अगर वो काला कंकर उठा लेती तो उसको उससे शादी करनी पड़ती। इसलिए उसने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि हाँ मैं सही था, क्योंकि वो गलत था इसलिए वो चुप रहा। द गर्ल चेंज्ड व्हाट सीम्ड एन इम्पॉसिबल सिचुएशन इनटू एन एक्सट्रीमली एडवांटेजियस वन। और इस तरह से अब वो क्योंकि बोल नहीं सकता था, गलत था, तो उस लड़की ने जो इम्पॉसिबल सिचुएशन थी, जो कि हमें लग रहा था कि ये बात जो है वो नहीं हो सकती, एक असंभव स्थिति जो थी, उसको उसने एक बहुत ही फ़ायदेमंद स्थिति में जो था वो बदल दिया था। व्हाट डज दिस स्टोरी टीच अस? अब ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इज़ इट दैट द मोस्ट कम्प्लेक्स प्रॉब्लम डू हैव अ सॉल्यूशन? क्या ये हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी मर्जी मुश्किल समस्या हो उसका समाधान होता है? इट इज़ ओनली दैट वी डोंट अटेम्प्ट टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। इट टीचेस अस टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और थिंक लिटरली। या फिर क्या ये हमें ये सिखाती है कि उस दिशा में सोचने की कोशिश नहीं करते कि जिस दिशा में हमें सोचना चाहिए। ठीक है, और वो दिशा क्या होती है? थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। कि हम ट्रेडिशनली ही सोचते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है। समटाइम्स कुछ अलग तरीके से सोचकर किसी भी समस्या का जो समाधान है वो ढूंढा जा सकता है, बड़े ही लेटरल थिंकिंग के साथ। व्हाट इज़ लेटरल थिंकिंग? तो अगर हम ये कहते हैं कि ट्रेडिशनल थिंकिंग नहीं अपनानी चाहिए, लेटरल थिंकिंग अपनानी चाहिए, तो व्हाट इज़ दैट लेटरल थिंकिंग? लेटरल थिंकिंग इज़ क्रिएटिव और नॉन लीनियर थिंकिंग। ये क्वेश्चन आपको पुट कर लिया जाता है कि लेटरल थिंकिंग क्या है। ये थिंकिंग क्रिएटिव होती है और नॉन लीनियर होती है। नॉन लीनियर मीन्स कि जैसे हम कहते हैं कि पत्थर की लीक है ना, कि जैसे हमने सोचा वैसे हमने किया, है ना। जैसे किसी ने हमारे साथ किया हमने भी वैसा ही उसके साथ किया। ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्टली आप कोई सोल्यूशन जो है वो पीसफुली निकाल सकते हो। इट इज़ थिंकिंग डिफरेंटली और डूइंग समथिंग डिफरेंट। अलग तरीके से सोचना या फिर अलग तरीके से कुछ करना। डूइंग समथिंग दैट माइट बी क्वाइट नॉवेल एंड अनकन्वेंशनल इन नेचर। लेकिन जो भी आप उसको कर रहे हो, है ना, तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि काफ़ी नवीन हो और अपरंपरागत हो, यानी कि ट्रेडिशनल ना हो। ठीक है, बिल्कुल नया सा हो। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड डी बोनो हु प्रोपोगेटेड दिस नोशन, इंटेलिजेंस इज अ पोटेंशियल दैट ऑल ऑफ अस हैव एंड थिंकिंग इज अ स्किल टू यूज द पोटेंशियल वेल। अब जो एडवर्ड डी बोनो है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज आ पोटेंशियल। बुद्धि एक क्षमता है जो हम सभी के पास है। ठीक है, हम सबके पास एक दिमाग होता है सोचने के लिए, है ना। एंड थिंकिंग इज अ स्किल। लेकिन जो सोचना है, ठीक है, वो क्या होता है? कहते वो एक कौशल है, स्किल है। स्किल मीन्स कौशल है। टू यूज़ दैट पोटेंशियल वेल, कि हम उस इंटेलिजेंस को, उस बुद्धि को, उस क्षमता को किस प्रकार से कुशल पूर्वक यूज़ करें। अब क्षमता तो सब में होती है, सोचने की ताकत सब में होती है, लेकिन आप उसको सोचते किस पोटेंशियल के साथ हो, है ना। इट चैनल्स आउट इन आर इंटेलिजेंस अप्रोप्रिएटली। और कहते कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, हमारी बुद्धि होती है, उसको उचित रूप से जो है चैनलाइज करता है, प्रसारित करता है। वन में बी गुड थिंकर विदाउट बीइंग एन इंटेलेक्चुअल एंड वाइस वर्सा। कहते एक बौद्धिक
और इसके विपरीत हुए बिना एक अच्छा विचारक भी हो सकता है। वन मे नॉट बी अ गुड थिंकर, एक इंसान जो है वो अच्छा नहीं सोच सकता, मे बी कोई अच्छा सोचने वाला नहीं हो सकता, विदाउट बीइंग, किसके बिना, एन इंटेलेक्चुअल एंड वाइस वर्सा। ठीक है कि अगर बौद्धिक क्षमता नहीं है तो सोचने की क्षमता तो होगी ही, सोच तो हम सभी सकते हैं, है ना। हेयर इज अनदर स्टोरी दैट इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ लेटरल थिंकिंग, एक और कहानी है जो कि हमें उस लेटरल थिंकिंग को, जो नई तरह की थिंकिंग है उसको सोचने के लिए जो एक इलस्ट्रेशन देती है। और इलस्ट्रेशन क्या है? अ मिलियनियर नेम्ड थॉमस walked into a popular bank in the middle of New York City and requested to speak to a loan officer. अब इस लाइन में दो क्वेश्चंस आपके होते हैं, ठीक है। एक मिलीनियर था जिसका नाम कि थॉमस था, वो कहाँ जाता है? वो पॉपुलर बैंक में जाता है। और वो पॉपुलर बैंक कहाँ है? मिडल ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, वो न्यूयॉर्क सिटी के बिल्कुल मध्य में है। एंड रिक्वेस्टेड टू स्पीक टू अ लोन ऑफिसर, और एक लोन ऑफिसर के साथ बात करता है। ही डिड नॉट इन्फॉर्म द स्टाफ ऑफ हिज इमेंस रिचेस, but he simply said that he was going away on business for a few weeks to another country and needed to borrow a small sum of money, $5,000। ठीक है। और कहते उसने कर्मचारियों को अपनी अपार दौलत के बारे में सूचित नहीं किया, लेकिन उसने बस इतना ही कहा कि वह कुछ हफ्तों के लिए व्यापार पर जा रहा है, वो भी कहाँ? दूसरे देश में। और उसे $5,000 की एक छोटी राशि जो थी, धनराशि उधार लेने की ज़रूरत थी। अब वो बताता नहीं है कि मैं मिलियनेयर हूँ। बैंक्स दे इमीडिएटली आस्क फॉर सिक्योरिटी ऑन द लोन। अब आप जब किसी भी बैंक में जाते हैं तो वो आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए वो सिक्योरिटी चाहते हैं। थॉमस पॉइंटेड आउट ऑफ द विंडो टू द शाइनी न्यू फेरारी पार्क्ड राइट इन फ्रंट ऑफ द बैंक। और फिर थॉमस क्या करता है? कहता है कि खिड़की से बैंक के ठीक सामने खड़ी हुई चमकदार नई फेरारी की ओर इशारा करता है कि मैं सिक्योरिटी के तौर पे आपको ये बैंक में ये कार जो है वो खड़ी करके जाता हूँ। ही टुक द टाइटल, उसने अपनी जेब से टाइटल उठाया। पेपर वर्क जो था वो किया, जो लोन लेने के लिए हम करते हैं या फिर सिक्योरिटी रखने के लिए करते हैं। एंड कीज आउट ऑफ हिज पॉकेट, और उसने अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से कीज निकाली, किसकी? फेरारी कार की। एंड स्लैप्ड देम डाउन ऑन द काउंटर लाइक अ मैन ऑन अ मिशन, और फिर उसने एक मिशन पर, एक आदमी की तरह काउंटर पर जो था उस चाबी को रखा। ठीक है। द स्टाफ वेंट टू वर्क चेकिंग आउट ऑफ द वैलिडिटी ऑफ हिज ओनरशिप एंड श्योर इनफ एवरीथिंग वाज चेक्ड आउट। अब क्या होता है कि आप किसी को जाके बोल दो कि मेरे पास फेरारी कार है, मुझे इतना लोन दे दो, तो बैंक वाले ऐसे थोड़े मानेंगे। वो सारे आपके पेपर जो हैं वो चेक करेंगे और वो उसका वैधता देखेंगे कि क्या वाकई इस बंदे की ये कार है। ठीक है। और सब कुछ जो था वो चेक किया गया। एंड ऑफ कोर्स विच बैंक was going to turn down $250,000 in collateral security for a mere ₹5,000 loan। और फिर कहता है ऐसा कौन सा बैंक था जो कि $5,000 के लिए जो था एक फेरारी कार जो है ना, उसको जो है एक सिक्योरिटी के तौर पे रखेगा। थॉमस लेफ्ट द बैंक विथ हिज $5,000 and the bank employee took Thomas' key and drove the brand new Ferrari down into the bank's underground garage। अब थॉमस अपने $5,000 लेके चला गया और बैंक एम्प्लॉय जो थे, बैंक के जो कर्मचारी थे, उन्होंने थॉमस से उस कार की जो चाबी थी वो ली और उस नई फेरारी कार को उन्होंने बैंक के जो अंडरग्राउंड गैराज था वहाँ पे रख दिया। ही एश्योर्ड थॉमस दैट इट वुड बी परफेक्टली सेफ डाउन देयर। और उन्होंने थॉमस को ये भी आश्वासन दिया कि वो वहाँ पे बिल्कुल सही खड़ी रहेगी। थॉमस देन लेफ्ट द बैंक एंड कॉट हिज फ्लाइट टू हिज फार अवे लैंड। और फिर थॉमस ने बैंक छोड़ा और फिर उसने अपनी फ्लाइट जो थी वो पकड़ी
जो हवाई यात्रा उस पर चला गया। Anyway, 2 weeks went by, and sure enough, the bank opened Monday morning to see Thomas stroll in the slab of rupees $5,000 he had borrowed back on the counter. और फिर 2 हफ्ते बाद, आपको ये क्वेश्चन भी आता है कि कितने टाइम के बाद जो था वो उसने अपना लोन वापस किया था, तो 2 हफ्ते के बाद जो थॉमस था उसने अपना वो $5,000 का जो लोन था वो बैंक को वापस कर दिया, प्लस द इंटरेस्ट विच वाज अराउंड $15 और $15 का इंटरेस्ट भी वहाँ रखा। ठीक है। द लोन ऑफिसर आस्क्ड फॉर द कार टू बी brought round to the front of the bank and then asked Thomas a question. और फिर जो लोन ऑफिसर था उसने कहा कि कार को बैंक के सामने लाया जाए, मतलब गैराज में से निकाल के बाहर निकाला जाए। और फिर उन्होंने थॉमस से एक प्रश्न किया, आर बैंक प्राइड्स इटसेल्फ इन डिटेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज। कहते हैं कि जो हमारा बैंक है वो इस चीज़ में फ़ख्र महसूस करता है कि वो अपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उनकी डिटेल्स जो है अपने पास रखता है। ही सेड, उसने कहा, एंड वाइल यू वर अवे वी डिड अ बैकग्राउंड चेक। कहते जब आप चले गए तो हमने आपका बैकग्राउंड चेक भी किया, इट्स रूटीन। और कहते कि ये हम अक्सर करते हैं रूटीन में। एंड डिस्कवर्ड यू आर एक्चुअली वन ऑफ द वेल्दीएस्ट मैन इन अमेरिका। और कहते हमने देखा कि तुम अमेरिका के धनवान लोगों में से एक हो। वाई ऑन अर्थ वुड यू नीड टू बोरो $5,000? इट जस्ट डजंट मेक सेंस। कहते कि आपको $5,000 का जो लोन लेने की क्या ज़रूरत थी। कहते इसका कोई मतलब नहीं बनता, इट डजंट मेक सेंस, इसका कोई मतलब नहीं बनता। थॉमस स्माइल, थॉमस ने मुस्कुराहट दी। पिक अप द कीज फ्रॉम द काउंटर एंड सेड, उसने काउंटर से अपनी कार की जो चाबियां थी वो ले ली, क्योंकि उसने लोन जो था वापस कर दिया था, इंटरेस्ट भी दे दिया था। कैन यू टेल मी अनदर वे आई कुड हैव पार्क्ड माई न्यू फेरारी इन द मिडल ऑफ द न्यूयॉर्क फॉर 2 weeks फॉर जस्ट $15 एंड स्टिल एक्सपेक्ट टू गेट इट बैक इन टॉप कंडीशन। कहते कि आपको ऐसा लगता है कि न्यूयॉर्क जैसी सिटी के बीच में मैं किसी जगह इसको अपनी कार को, नई कार को पार्क करता और सिर्फ वो भी $15 में 2 हफ्तों के लिए, और ये एक्सपेक्ट करता, ये उम्मीद करता कि ये कार मुझे सिर्फ उसी कंडीशन में मिलेगी जिस कंडीशन में इसको छोड़ के जा रहा हूँ, यानी कि सही सलामत मिलेगी, चमकती हुई मिलेगी। विद दैट थॉमस वॉक्ड आउट ऑफ द डोर एंड द लोन ऑफिसर स्माइल्ड अ बिगर स्माइल। और फिर थॉमस ये कह के बाहर चला गया, और जो लोन ऑफिसर था उसको समझ आ गया था कि कम पैसों में इसने अपनी फेरारी कार जो थी वो जस्ट एक लोन के वजह से जो इसने यहाँ पे रखी थी, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी, तो वो एज अ सिक्योरिटी भी रखी गई और वो सिक्योर भी रही। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ लेटरल और नॉन लीनियर थिंकिंग अबाउंड इन सेवरल फील्ड्स। कहते हैं ये एग्जाम्पल्स जो हैं आपको बहुत सारे जो फील्ड्स हैं उनमें मिल जाएंगी। इन क्रिकेट कैरी पैकर इंट्रोड्यूस डे नाइट मैचेस। अब ये क्वेश्चन आपको आ जाता है कि कैरी पैकर ने डे नाइट की क्या जो था वो इंट्रोड्यूस किया था। उसने डे नाइट मैच इंट्रोड्यूस किए थे। अगर ये आ जाए कि डे नाइट मैचेस को इंट्रोड्यूस किसने किया था तो आप लिखेंगे कैरी पैकर, ठीक है। उसने डे नाइट मैचेस जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे। एंड कलरफुल बॉल्स, और क्या इंट्रोड्यूस की थी, रंगदार बॉलें एंड क्लॉथिंग, और रंगदार कपड़े किनकी, प्लेयर्स के लिए। अ डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशन दैट बिकेम सो सक्सेसफुल दैट ही द होल वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट अडॉप्टेड इट। उसने नया ट्रेडिशन जो था, रिवाज जो था वो शुरू किया था जिसे कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में क्रिकेटर्स ने इसको अपनाया था। ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली एक्सपेरिमेंटेड विद 2 different कैप्टन्स फॉर द टेस्ट एंड one-day मैचेस। Nowadays the T20 मैचेस have become a rage। और कहते कि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले जो 2 डिफरेंट जो अलग अलग कैप्टन्स के अंडर टेस्ट सीरीज जो थे, one-day मैचेस जो थे वो खिलवाए थे। और T20 मैचेस आजकल बहुत ही जो हैं चल रही हैं। लेटर थिंकिंग एक्सपर्ट एडवर्ड डी बोनो सेज, और लेटरल थिंकिंग के जो एक्सपर्ट हैं एडवर्ड डी बोनो, वो क्या कहते हैं, विद लॉजिक के तर्क के साथ, यू स्टार्ट विद सर्टेन इंग्रेडिएंट्स, कुछ चीज़ों के साथ आप जो शुरुआत कर सकते हो, जस्ट एज इन चेस
जिस तरह से चेस में यू स्टार्ट आउट विद गिवन पीसेस, आप शुरू करते हो कुछ एक दिए हुए पीसेस के साथ, बट व्हाट आर दोज पीसेस, लेकिन वो पीसेस क्या हैं इन मोस्ट रियल लाइफ सिचुएशन, हमारे रियल लाइफ सिचुएशन में द पीसेस आर नॉट गिवन, पीसेस नहीं दिए जाते, जस्ट एज्यूम दे आर देयर, हमें सोचना पड़ता है कि हमें पीस दिए गए हैं। वी एज्यूम सर्टेन परसेप्शंस, हमारी कुछ परसेप्शंस होती हैं, हमारी कुछ धारणाएं होती हैं और हमारे कुछ बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, बाउंड्रीज मीन्स हमारे कुछ जो हदें होती हैं। वन इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग कंडीशनल थिंकिंग विद क्रिएटिव थिंकिंग, हम कंडीशनल थिंकिंग को जो क्रिएटिव थिंकिंग के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। डी बोनो एक्सप्लेन्स दैट लेटर थिंकिंग इज कंसर्न नॉट विद प्लेइंग विद द एग्जिस्टिंग पीसेस बट विद सीकिंग टू चेंज दोज वेरी पीसेस, कहते कि जो एग्जिस्ट कर रहे हैं पीसेस उनके साथ ही जो हमें नहीं खेलना होता, बल्कि हमें उन पीसेस को ही चेंज कर देना चाहिए। इट इज़ कंसर्न विद द परसेप्शन पार्ट ऑफ थिंकिंग, और यही जो हमारा सोचनी है, जो हमारे सोचने का तरीका है, उसकी परसेप्शन को चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसमें हमें 3 एग्जाम्पल्स दी गई थी। पहली एग्जाम्पल क्या थी? पहली एग्जाम्पल थी एक बूढ़े किसान की जो बहुत ही गरीब था, उसकी बेटी ने किस तरह से जो कनिंग जो साहूकार था, कपटी साहूकार था, उसकी चालाकी को ओवरकम किया था। और सेकंड हमें मिलती है मिलेनियर की। ठीक है, और उसने थॉमस था जिसका नाम, उसने $5000 का लोन लिया था, $15 जो था उसने इंटरेस्ट दिया था, और उसके बदले में, लोन के बदले में उसने अपनी फेरारी कार जो थी वो बैंक के अंडरग्राउंड गैराज में खड़ी कर दी थी, और उसको जब 2 हफ्ते बाद वो वापस आया तो उसे एज इट इज़ ही मिली थी। ठीक है, जो कि वो न्यूयॉर्क में कहीं भी अगर पार्किंग में खड़ी करता तो इतने सस्ते पैसों में या उतने दाम में वो अपने फेरारी कार को सही सलामत शायद ना पाता। ठीक है, इसलिए उसने जुगाड़ लगा लिया कि यस ठीक है, वहाँ से उसने लोन लिया बिना बताए अधिकारियों को कि वो अमेरिका का कितना अमीर बंदा है। ये तो उसके जाने के बाद जब उसका रिकॉर्ड चेक किया गया तो बैंक अथॉरिटीज़ को पता लगता है कि वो कितना अमीर बंदा था। और थर्ड आ गया हमारा कि डे नाइट मैचेस जो कैरी पैकर ने इंट्रोड्यूस किए थे, कलरफुल जो बॉल्स और कलरफुल ड्रेसेस जो थी उन्होंने लेके आई थी, डे नाइट मैचेस को इंट्रोड्यूस किया था। और लेटरल थिंकिंग क्या होती है कि कुछ जो है डिफरेंटली करना या फिर कुछ अलग से करना। ठीक है, अलग तरीके से सोचना या कुछ अलग तरीके से करना, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द लेटरल थिंकिंग। तो ऑलमोस्ट यही क्वेश्चंस आते हैं कि जो मिलेनियर था उसका नाम क्या था, उसने किससे कितना लोन लिया था, कितने दिन के लिए वो गया था, कौन सी कार थी उसके पास, कितना उसने इंटरेस्ट दिया था। ठीक है, और जो साहूकार था उसने क्या प्रपोज़ल रखा था, वो किसान की बेटी पर मोहित क्यों था, और उसने उस प्रपोज़ल में क्या कनिंगनेस की थी, और उस लड़की ने उसको कैसे ओवरकम किया था। क्या जो साहूकार था वो सुंदर था और जवान था, या बुढ़ा था, या अगली था। ठीक है, क्या जो किसान था उसकी बेटी सुंदर थी। और इसके अलावा लेटरल थिंकिंग क्या होती है, डे नाइट मैचेस किसने जो इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, और लेटरल थिंकिंग का कंसेप्ट किसने दिया था, एडवर्ड डी बोनो ने दिया था। तो सारे क्वेश्चंस आपके इस लेसन में मैंने कंप्लीट कर दिए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, आई होप कि वीडियो एंड तक देखा होगा आपने और आपको ये लेसन जो है वो समझ भी आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।